बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। 16वीं कौमी असेंबली जो है उसका अब बाकायदा तौर पे हलफ बर्दारी की आज जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें 302 अरकान ने हलफ उठा लिया है। काफी शोर शराबा था और शोर शराबे में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसमें ये कहना चाहिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो हम कह रहे हैं लेकिन बहैसियत सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो खुद तो कुछ भी नहीं। असल हकीकत यह है कि पीटीआई वहां मौजूद है और पीटीआई अपना नाम तो उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन इस वक्त ये नहीं बात कि उनको शिकायत किस बात पे है। 180 सीटें उसके पास थी अगर पीटीआई के पास, तो हुकूमत का हिस्सा वो क्यों नहीं बनी। वो कहते हैं जनाब हमारे साथ धांधली हुई और धांधली की वजह से हम 180 सीट्स को नहीं ले सके। ये 180 सीट्स की कहानी अभी की नहीं है, ये पहले भी जब वो इसमें इलेक्शंस में हिस्सा लेने जा रहे थे तो मेरे ही प्रोग्राम में हर दूसरा पीटीआई का शख्स यही कहता था कि जनाब 180 सीटें उनके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान का जो सिनेरियो था उसमें पहले ही था कि केपीके जाएगा इस वक्त पीटीआई के पास और जो है वो सिंध आपका जाएगा पीपल्स पार्टी के पास, और डील के नतीजे में गवर्नर यहाँ पे जो होगा वो कौन होगा और इस वक्त बलूचिस्तान पे किसकी हुकूमत होगी, ये तमाम चीजें पहले ही पता थी। और पंजाब किसको दिया जाएगा या पंजाब में किसका कांटे का मुकाबला है ये भी अंदाजा था। लेकिन उसके बावजूद ये कहना कि जी धांधली बड़े पैमाने पे हुई, तो बड़े पैमाने पे हम यूं आप कह लीजिए कि जनाब कि इस वक्त 30 सालों से मैंने तो कोई इलेक्शंस ऐसे नहीं देखे जो धांधली ज़्यादा ना हो। लेकिन उस पे पाकिस्तान की सतह पे एक मुल्क जिसको अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्या पहला इजलास इलेक्शंस के बाद इस तरह का होना चाहिए था? ये तमाम पढ़े लिखे लोगों को जो कि इस वक्त कौमी असेंबली में बैठे हैं उन्हें सोचना चाहिए क्या इसी तरह से इजलास होते हैं। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है कि आईएमएफ को खत लिखा गया पीटीआई की तरफ से। ठीक है जनाब, बहुत से खदशात होंगे, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन क्या आईएमएफ को खत लिखना ज़रूरी था? बहुत सारी चीज़ों में हम बाइस नहीं होते, हम पीटीआई की बहुत सारी चीज़ों में उनके साथ भी रहे और जहाँ जो गलत होता है हम बात भी करते हैं। लेकिन क्या मुल्क के लिए किसी और मुल्क को इन्वॉल्व करना, आप अपने मुल्क के अंदरूनी मामलात में किसी मुल्क को इन्वॉल्व करके ख़त लिखें, क्या ये ठीक है? दूसरा मंजरनामा ये भी सामने आ रहा है कि इत्तेहाद हो तो गया है, तमाम जमातें इस वक्त जो भी हमें 16 माह में नजर आई वो हुकूमत में मौजूद तो हैं, लेकिन क्या उसमें से आपको कोई भी ऐसा शख्स काबिल नजर आता है जो मुल्क के फाइनेंस की सूरत हाल को संभाल सके? आपके पास कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर है जो आपको कोई ऐसी स्ट्रेटजी दे सकता है कि मुल्क मसाइल से निकल जाए? तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब एडवोकेट आमिर वर्क साहब, आप तजियाकार हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और कुछ देर में हमें ज्वाइन करते हैं इकबाल सांद साहब, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले जावेद सिद्दीकी साहब आपकी तरफ चलते हैं। जावेद सिद्दीकी साहब, आपकी पार्टी, आप दावा करते हैं पढ़े लिखों की पार्टी है, लेकिन जो कुछ आपकी पार्टी के साथ हुआ कुछ अरसे में, एक सिंपैथी भी आई है और वो लोग जो आपका वोटर नहीं भी था वो भी आपका वोटर बन गया। इसके बावजूद भी पहले केपी का इजलास होता है उसमें काफ़ी बदमज़गी नज़र आती है, आज कौमी असम्बली का इजलास होता है उसमें बड़ी बदमज़गी नज़र आती है। आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए आपकी पार्टी की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, होना तो बहुत कुछ नहीं चाहिए, मतलब होना तो ये भी नहीं चाहिए कि रिज़ल्ट चेंज हो जाए, होना तो ये भी नहीं चाहिए कि एक अवामी राय को चेंज किया जाए। तो इसकी एक तवील तारीख़ है पाकिस्तान की और ये सब जानते हैं। तकरीबन इस वक्त हर पाकिस्तानी, चाहे वो अंदरूनी मुल्क हो बैरून मुल्क हो, सब इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं जो पाकिस्तान में होता रहा। और इस वक्त पाकिस्तान में दो नज़रियात चल रहे हैं। एक नज़रिया चल रहा है पुराना पाकिस्तान और एक नज़रिया चल रहा है नया पाकिस्तान। पीडीएम की जो जमातें हैं वो पुराने पाकिस्तान को लीड कर रही हैं और पीटीआई जो है वो नए पाकिस्तान को। इसका मतलब है पीटीआई के साथ जो लोग खड़े हैं वो नए पाकिस्तान के हामी हैं और पीडीएम के साथ जो खड़े हैं वो पुराने पाकिस्तान के हामी हैं। अब अगर आप पुराने पाकिस्तान का तज्जिया करें तो आप देखेंगे कि आपका मुल्क, देखें पीटीआई की गवर्नमेंट तो 2018 में वफाक में आई थी, उससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट थी। उसमें जो इदारों का हाल था और जो चीज़ें चल रही थी आपने ख़ुद देखा होगा, आप भी इससे गुजरे होंगे। अगर हम अपने शहर का भी लें या और पूरे पाकिस्तान का लें तो बेरोज़गारी, गुर्बत और जहालत, जैसा कि हम कहते हैं कि इतने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, इतने जो लोग हैं बेरोज़गार हैं, तो अब क्या वजह है कि आप उसमें चेंज नहीं लाना चाहते, आप उसी तरीके से पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं।
तो इस वक्त ये चीज़ें चल रही हैं। सर अब और- मुझे कुछ कहने की इजाजत है? जी जी बिल्कुल। सर जब गेस्ट बात कर रहा होता है तो मैं ये कोशिश होती है कि जी, शुरू में बिल्कुल वो अच्छी बात बात कर ले। है। सर आपने बड़ी अच्छी बात की कि कभी भी पाकिस्तान में जो है इंतखाबात, आप इस दफा के इंतखाबात से जो है बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि 2018 में भी आपका साथ दिया गया तो वो भी इंतखाबात कोई साफ इंतखाबात नहीं थे? देखें 2018 ये तारीख को अगर आप देखेंगे तो 2018 में एक ये इल्ज़ाम लगा था कि उस वक्त भी इंतखाबात सही नहीं थे। 2013 के इंतखाबात, सर मैंने नहीं कहा, थोड़ी देर पहले आपने कहा। 2013 के इंतखाबात पे भी था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो क्या वजह थी कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई, मतलब 3.5 साल के बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और पीडीएम की गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद लोगों का रुझान एकदम से चेंज सर क्यों हो वो गया? तो अब मैंने आपको क्वेश्चन करते हुए कह दिया कि आपके पास एक सिंपैथी का बड़ा वोट नहीं, आया सिंपैथी है। का नहीं, शऊर इमरान का। खान मैं साहब की बार-बार कहता शख्सियत, हूं, सर ये शऊर इमरान का खान वोट साहब की शख्सियत जो है वो एक करिश्मा है उनका, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बतौर सियासी जमात बड़े बुरे फैसले आप लोगों से हुए हैं, बड़े ब्लंडर्स हुए हैं, लेकिन इमरान खान पे कुछ होता है, कुछ लोगों के पास एक पावर होती है, खुदा की तरफ से भी होती है और कुछ इनायात भी होती है, कुछ लोग नवाज दिए जाते हैं तो उनमें। लेकिन और आपने एक और जिक्र किया, आप ही की बात से आपका बात निकल रही कि आपने कहा कि मसाइल का अंबार, ये आप नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, आजादी किससे मांगते हैं? और आप मसाइल का जो अंबार की बात कर रहे हैं, 3 साल 7 महीने आप वो वाहिद हुकूमत है जो एक पेज की बात करती थी। मैं तो बतौर सहाफी उसके हरगिज खिलाफ हूं, नया हो या पुराना पाकिस्तान हो, एक पेज की कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी होनी ही नहीं चाहिए सियासी जमातों में। आपने ऐसा क्या काम कर दिया जो दूसरों पे कर रहे हैं? ठीक है, ये बात ठीक है कि इस दफा की धांधली बड़ी शदीद वाली चीजों में आपको है, ठीक है, नहीं सर तारीखी नहीं है, ऐसा नहीं है। 2018 में भी कराची के साथ स्पेशली वही कुछ हुआ जो मैं ऑडियो लीक में नजर आ रहा है, उस पे उसके बाद कोई धड़ल्ले से आके बोलता है जनाब वो ऑडियो यूं 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 थी, सब फजूल बातें, ये हमें पता है। लेकिन कहने का मकसद सिर्फ मेरा ये है, जो हुआ सो हुआ। क्या आप अब पाकिस्तान मसाइल में घिरे हुए पाकिस्तान को भी ऐसे ही लेके चलना चाहते हैं? अच्छा देखें, अभी आपने कराची का जिक्र किया और 2018 का जिक्र किया, तो आप अगर थोड़ा सा इससे पीछे जाएं तो क्या कराची में ठप्पा जो एक कल्चर था, और अक्सर और बेशतर आपने भी सुना होगा, हमारे भी, कि जब 3 बजे के बाद लोग पोलिंग स्टेशनों में जाते थे तो उनसे कहा जाता कि आपका वोट पड़ गया है। तो ये उस कल्चर की वजह से परवान चढ़ रहे थे, क्योंकि उसकी वजह है कि कराची में आप देखें, अगर आप तारीख कराची की देख लें, क्योंकि हम लोग कराची में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कराची के बारे में आप और हमारा मुशाहिदा बहुत है। तो उससे पहले आप देखें कराची में, अगर आप मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड में जाऊंगा तो एक औरंगी टाउन की डिप्टी डायरेक्टर थी शाहिदा रहमान, और उनका एक वीडियो आया था, वो भी अगर आप देखें तो अगर उसका आप जायज़ा लें तो आपको कराची के तमाम हालात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि कराची और सिंध में क्या चल रहा था। और अभी तक वही चल रहा था, अभी भी वही चल रहा है, वापस शुरू हो गया। सही है ना? अच्छा, इस दफ़ा ये हुआ कि इस दफ़ा क्योंकि लोगों की तादाद, वोट डालने वालों की बहुत बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशनों में मौजूद थी, और वो उस वक्त तक मौजूद रही जब तक पोलिंग खत्म नहीं हो गई। तो इसलिए अब ये वहां तो ठप्पे नहीं लग सके, तो फिर ये दूसरी तरफ यानी कि जो ऑफिस थे, जो हमारे इलेक्शन के जो मैनेज करते हैं, वहां पे ये सब काम हुआ। अच्छा सर, मैं आगे अपने गेस्ट की तरफ जाना है मुझे। बेशतर ये सब चीजें होती हैं और लोग, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में 2024 में वोट पड़े और जितनी बड़ी तादाद में 2024 में धांधली हुई, इसकी मिसाल मेरे ख्याल से 2, 4, 5, 10 सीटों की तो होता है कि ये गलत हो गई, लेकिन यहाँ 2, 4 नहीं, यहाँ सैकड़ों सीटों के खिलाफ बाकायदा फॉर्म 45 जो इलेक्शन वाले दिन मिलता है, वो भी सबूत के तौर पे पेश किया गया। लेकिन अब अगर जो आउट हो गया वो पिच छोड़ना ना चाहे। चलिए सर, मैं आगे चलती हूँ, लेकिन आपकी बहुत सारी बातों से पता नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं, खुद ही आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अगर शाहिदा रहमान साहिबा वाला केस हम अभी भी निकाल के देखें, एक बड़ा लॉस था, क्यों आप लोगों ने उनसे हाथ मिलाए? जिनके शकूक को शुबात थे, जिनके ऊपर आपको हाथ मिलाना नहीं चाहिए था, वही लोग थे जिन्होंने आपकी पीठ पे छुरा घोंपा है। बाकी उस जमात की पीठ पे सबने छुरा घोंपा, लेकिन वो जमात आप ही की पीठ पे छुरा घोंप के गई है। एक बात आपने की। दूसरी बात, आपने कराची के हवाले से ये धांधली की बात की। सर 2018 की धांधली कोई भूला नहीं है, इस दफा भी धांधली हुई, 2018 में भी धांधली हुई। कराची में धांधली करना निस्बतन आसान होता है। आगे चलते हैं। एडवोकेट आमिर वर्क साहब, तमाम गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, मैं क्वेश्चन ही करूंगी, तमाम चीजों पर आपका तज्जिया क्या है?
देखिए, मेरा तजिया यही है, गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट जाती हैं। जो गवर्नमेंट आती है, जो इलेक्ट होती है, वो इलेक्ट होने के बाद कहा जाए कि जी हम भी धांधली से आए हैं, वो नहीं कहती। और इलेक्ट होने के बाद दूसरी जब गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो वो यही कहते हैं कि जी धांधली से आए हैं। तो फिर अगर ज़र्फ बरा रखना चाहिए, मुंतखब होके आते हैं, बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं आवाम के लिए, उसके लिए कोई काम नहीं होता। आवाम को अभी साफ पानी मुयसर नहीं है, आवाम को सड़कें देखें क्या हशर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा टूटा हुआ है। ये जो इलेक्शन हुए, ये भी मैं क्रेडिट अपनी अदलिया को दूंगा कि उन्होंने इंटरवीन करके, उन्होंने फोर्स करके ये इलेक्शन करवाए हैं, वरना तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सियासी पार्टी इलेक्शन पे जाने के मूड में थी। तो ये क्रेडिट भी अदलिया को जाएगा। जब अगर ये खुद अच्छा काम करें, पॉलिटिशियन अच्छा काम करें, तो अदलिया इंटरवीन नहीं करेगी। इनकी तरफ से काम ही नहीं होते। अदलिया अब केसेस भी देखेगी, अदालतें इनके इश्यूज भी डिसाइड करेगी, अदालतें इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेगी। आप बिलीव करें कि अदालतों ने अब ये कर दिया है कि एक जुडिशल मजिस्ट्रेट को सिर्फ स्कूल्स की निगरानी के लिए रखा है कि वो हर वीक जाके रिपोर्ट पेश करता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, असातिज़ा आ रहे हैं, नहीं यार, उनका काम नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन अपना आउटपुट देते ही नहीं है। मैं ये जर्नली बात कर रहा हूँ, को किसी स्पेसिफिकली किसी जमात की नहीं, जो भी आता है वो सिर्फ पाकिस्तान को साइड पे रख के अपने पर्सनल इंटरेस्ट शुरू हो जाते हैं। सर, पर्सनल इंटरेस्ट तो छोड़ दें, आप तालीम की बात कर रहे हैं। कल साबिक वजीर आजम हमारे जो इतनी देर तक टेलीविजन पे छाए रहे थे, वो सिर्फ हर दूसरे जुमले के बाद ही कहते थे कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। वो ये नहीं सोच रहे कि यहाँ के कौम के बच्चों के साथ क्या बुरा हो रहा है। अच्छा, मेरे साथ ना, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी आपको क्योंकि रिमोट में मौजूद है इकबाल खान साहब। पहले मैं उनसे बात कर लूँ, फिर मैं आती हूँ आप लोगों की तरफ भी। इकबाल खान साहब, पीपल्स पार्टी साहब का ताल्लुक है प्रोग्राम में, आपको वेलकम करते हैं। स्टूडियो में आवाज नहीं आ रही जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? चलें जनाब, बड़ी जोरों शोर से आ गई इकबाल खान साहब आपकी आवाज। आगे चलते हैं इकबाल खान साहब। यहाँ जो चीजें भी नजर आ रही है, इलेक्शन 2024 पहले हो नहीं रहते, हो गए, होने के बाद इस वक्त जो आज पहला दिन कौमी असेंबली की सतह पे हम देखते हैं, बड़ा मायूस कुन था, खासतौर पर नौजवानों के लिए। केपी में भी हमने ये सूरत हाल देखी। ओवरऑल जिस तरह से हुकूमत का हिस्सा आप बने, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपकी पार्टी के फेस एक्सप्रेशन, आपकी चीजें शुरू से ही लगते हैं कि मजबूरी है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप ये काम करने चाह रहे हैं। दूसरी जमातों के हवाले से सबसे पहले तो क्या समझते हैं ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो रवैया है, या पीटीआई कह लें, क्या किस तरह से देखते हैं या क्या मशवरा देंगे कि क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना। आपको मेरे कोलीग्स बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम वहाँ कौन कौन मौजूद हैं, उनको देखने सुनने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, मेरे एक दोस्त अभी बात कर रहे थे, मुझसे वाकिफ नहीं हूँ कौन साहब थे, वो कह रहे थे कि जी अदलिया ने इलेक्शन करवा दी, वरना कोई सियासी जमात जो है वो इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं थी, इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत एहतराम के साथ उनका अपनी राय होगी, उनका तज्जिया होगा, लेकिन चूंकि मैं एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वर्कर हूँ, एक वर्कर के हैसियत से मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए इन दोस्त को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद सियासी जमात थी जो इस बात पर बजिद थी कि हर सूरत इलेक्शन होना चाहिए। एक वाहिद सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसकी इलेक्शन कैंपेन और जिसकी क़यादत ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पूरे पाकिस्तान में अपनी इलेक्शन कैंपेन खुद चलाई, पूरे पाकिस्तान जा जाके। अगर यूं देखें तो मुस्लिम लीग नून ठीक है जो वजीर आजम बनाने के लिए जा रही है, लेकिन पंजाब से बाहर उन्होंने अगर एक आध कोई जलसा किया तो वो शायद केपी में किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो कोयटा से शुरू की और सुबह सिंध में उसका इख्तिताम किया, बलूचिस्तान में होते हुए केपी में गए। केपी से कोई शक नहीं, और हम अपनी प्रोग्राम से बहुत दफा इस बात को अप्रिशिएट करते रहेंगे। जी, तो मैं मेरे दोस्त की बात को दुरुस्त करता हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नजर आए। जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखिए हमेशा से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से पार्लिमानी सियासत पे और इलेक्शन में डेमोक्रेसी वाली सियासत पर बिलीव करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन होते रहे हैं, ये हुआ है ये भी, और माजी में जो होते रहे वो भी मुतनाज़ा रहे हैं। किसी की कोई कम मुतनाज़ा रहा, कोई ज्यादा मुतनाज़ा रहा,
और लोगों ने 97 का वो इलेक्शन भी देखा जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हयाती में 17 सीटों तक महदूद रखा गया। तो जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने क्या किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उस 17 सीटों के साथ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इसी पार्लियामान के अंदर बैठकर अपना पार्लियामानी किरदार अदा किया और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए अपोजिशन लीडर जो है वो 17 सीटों के साथ ताकतवर अंदाज में अपनी जो आवाज थी उसको दुनिया भर में पहुंचाया। और ये जो हमारे यहाँ दोस्त हैं दूसरी सियासी जमातों के वाटे में ये नहीं कहूंगा कि तहरीक इंसाफ का एहतजाज गलत है या तहरीक इंसाफ को गलत बात कर रही है, लेकिन उनका तर्ज सियासत जरूर गलत है। अगर हम देखें 2002 में मेरे ख्याल है खान साहब एक तहरीक इंसाफ के वाहिद कैंडिडेट थे जो असेंबली में मौजूद थे, तो वो असेंबली से इस्तीफा देके बाहर आ गए। और 2013 से 18 वाली गवर्नमेंट में अगर हम इनको देखें तो फिर इस्तीफा देके धरना देकर चले गए। फिर 2018 से 23 वाली गवर्नमेंट में खुद मौजूद थे, अदम एतमाद के जरिए वजीर आजम को निकाला गया तो इन्होंने केपी की असेंबली तोड़ दी, इन्होंने पंजाब की असेंबली तोड़ दी और मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा कर दिया गया। तो ये जो गैर संजीदा रवैया है सियासी जमातों का, और अगर उसके बरक्स आप पीपल्स पार्टी का जो रवैया देखें कि क़यादत की जानों के नजर आने के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डेमोक्रेसी को मुकद्दस और मुकद्दम समझा, बावजूद इसके कि हमारा पूरा ये मानना है कि इस वक्त डेमोक्रेसी पाकिस्तान में कभी भी उस तरह मजबूत नहीं रही है जिस तरह पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को मजबूत होना चाहिए। लेकिन क्या हमारे इस अमल से डेमोक्रेसी को फायदा होगा कि जो हमने रवैया अपनाया हुआ है पिछले 2017 से अब तक इस मुल्क में जो डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दानिस्ता या गैर दानिस्ता? क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि ये जो सियासी बेअक्ली का मुजाहरा किया जा रहा है ये पाकिस्तान की सियासत को नहीं पाकिस्तान की पार्लियामेंट को कमजोर करता है। थोड़ा सा आपसे रुकने का कहूंगी इकबाल साहब, मसला ये है कि संजीदगी गैर संजीदगी का रवैया ज़रूर है और इसमें जो मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि खातून के ऊपर एक घड़ी लहरा रही थी खातून और एक जूता उड़ के वहाँ पे आए। मेरा ख्याल है कि कोई भी एक आप किसी एक मैच्योर कौम से, एक पढ़ी लिखी कौम से आप इस तवक्का नहीं रख सकते कि इस किस्म के रवैये आप टीवी स्क्रीन पे अपने नौजवानों को दिखाएं। लेकिन एक और सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूं और वो ये कि एक सॉफ्ट कॉर्नर पीपल्स पार्टी का पीटीआई के लिए नजर आता था, वो क्यों नहीं हो सका? ये बहुत मुमकिन था कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी मिल जाते, वो क्यों नहीं हुआ? सर मैं एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के फौरन बाद आऊंगी और आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और जो क्वेश्चन हमने पूछा है इस वक्त पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद वाला, वही बात सबसे पहले मैं समझती हूँ कि अगर जावेद सिद्दीकी साहब से पूछ लिया जाए तो बेटर होगा। जावेद सिद्दीकी साहब, एक लग रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासत बड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही थी और पीपल्स पार्टी की अपनी पुरानी सियासत से भी मुख्तलिफ वो चल रहे हैं, आप इससे इनकार नहीं कर सकते थे कि वो भी एक नई सोच लेके आए हैं। क्यों आपका इत्तेहाद उनसे नहीं हो सका? देखिए, जरदारी साहब ने अब नहीं बल्कि पिछली जो 2018 की जो गवर्नमेंट थी उसमें भी मफाहमत की बात की और उसमें भी उन्होंने बहुत सारी हमारी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी जो हम उनकी तरफ नहीं गए कि वो कहते पिछले भूल जाएं, यानी पिछली पाकिस्तान की तारीख जो बर्बादी है, जो पाकिस्तान की तबाही है और जिन लोगों ने के हाथों हुई है उसको भूल के आगे की तरफ देखें। और हमारा मौक़िफ़ ये था कि जब तक पिछले जो लोग हैं जो नेप के केसेस चले, आपने देखा उस वक्त नेप के केसेस चले थे और नेप बहुत एक्टिव हो गई थी और वो 3.5 साल में उन्होंने वो केसेस जो साल से जिनका फैसला नहीं हो पा रहा था, सिर्फ पेशियाँ हो रही थी और तो वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने के करीब थी। तो अब मुझे बताएं कि देखें हमारी तो सियासत ही एहतिसाब पे थी, मतलब आपका इख्तलाफ इस बात पे था। अच्छा, फिर अभी भी हमारा यही था कि जैसे पीपल्स पार्टी की अगर आप मिसाल लें कि एक वक्त में आपने देखा पीपल्स पार्टी जब भुट्टो की जो पार्टी थी वो पूरे पाकिस्तान में हर सूबे से सीटें लेती थी और एक वक्त ऐसा भी आया कि वो सिमट के इंटीरियर सिंध तक रह गई। तो जब इन्होंने इतने अच्छे काम किए इतना, तो ये पाकिस्तान में मजबूत होने के बजाय सिमट के सिर्फ एक सूबे के वो भी दिहाई यहाँ पे आपको एक जुमले में जवाब दे सकूं, जो कुछ आपके साथ हुआ है वो कुछ आप लोगों ने किया, कुछ किसी और ने आपके साथ किया, वही कुछ पंजाब में भी इनके साथ भी हुआ, उनको मजबूर कर दिया गया कि ये महदूद हो जाए। मसला ये है कि पीपल्स पार्टी की रिवायत जो पीपल्स पार्टी 70 से आपको पता है कि पार्टी है का वोट उन्होंने भी लिया, सिंपैथी का वोट आपने भी लिया। देखिए भुट्टो जब तक भुट्टो फैमिली
की उस पर मजबूत गिरफ्त थी, उस वक्त तक की पीपल्स पार्टी और आज की पीपल्स पार्टी में जमीन आसमान का लेकिन फर्क सर, है। आपको आज आप देखें मसला ये कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो अपना रवैया चेंज किया, वो हालात और जो सामने नजर आ रहा है, जो अभी आपने इलेक्शन में देखा, जो लोगों का रुझान देखा, तो उन्होंने भी एक सियासी पैतरा के तौर पे कि आप देखें बहुत सारे हमारे जो मुखालिफिन थे, आज आप अगर टीवी पे तबसरे देखें, बहुत सारे सहाफ़ियों के तबसरे देखें, बहुत सारे वो सियासतदान जो तनकीदें करते थे, आज वो पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। तो ये क्योंकि हवा का रुख चेंज हुआ, तो इस वजह से साथ क्यों खड़े हुए हैं और पीटीआई के साथ क्यों हैं, वो मैं इनसे भी पूछूंगी, हमारे एडवोकेट साहब से भी वो भी पीटीआई के साथ जो कुछ अभी 1-1.5 साल के दौरान हुआ, वो भी आपके सामने है। इस तरह तो पार्टी को बिल्कुल दीवार से लगाने की कोशिश की। ठीक है, मैं इकबाल साहब आपकी तरफ भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपकी एक बात का जवाब देना मुझे बहुत जरूरी है। आपने एहतसाब की बात की, तो शहजाद अकबर को लाने वाले भी आप थे और निकालने वाले भी आप थे। 3.5 साल आपने कोई एहतसाब के नाम पे जिस वजह से आपकी गवर्नमेंट आई थी, वो कुछ हुआ नहीं था। लेकिन आपने शायद साद रफीक के, खाकान अब्बासी साहब के बयानात नहीं सुने, और या आप उनको नजरअंदाज कर रही हैं कि उनके ये अपने जाती बयानात थे कि अगर पीटीआई की गवर्नमेंट 1 साल और रह जाती है तो हम सबके केसेस के फैसले हो जाते हैं। और उसके बाद आपने देखा जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सबसे पहले नेब के वही कानून चेंज किए। जब आप अपने आप को मुनसिफ करार करते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी का एक पर्सनल इश्यूज भी हैं, और दूसरी बात ये कि मिफ्ता इस्माइल के भी पर्सनल इश्यूज हैं, और सेकंड ये बात ये है कि नैब के कवानीन जिससे आपकी गवर्नमेंट के बाद फायदा उठाया गया, वो ज्यादातर कवानीन आप खुद ही चेंज कर गए हैं। कुछ हकीकतें अवाम को पता होनी चाहिए, और ऐसा नहीं है सर बिल पास कैसे हुआ था, रोशन की तरह आया हुआ। पीडीएम की गवर्नमेंट थी ना, हमारी गवर्नमेंट में थोड़ी हुआ। 50 करोड़ के इससे ऊपर के आपने देखा, फिर उस कानून का फायदा बैरून में बात लेती चलूं कि सिफारिशात आपकी तरफ से दी गई थी जिसको कंटिन्यू किया गया था। देखें बैरून मुल्क जो लोग थे उन्होंने भी, यानी जो लोग पाकिस्तान आ नहीं रहे थे और कहते थे हम वहां के नेशनल हैं, मियां साहब की फैमिली के, उन्होंने आके उस कानून का भरपूर फायदा उठाया और चंद दिनों में वो सारे केसेस खत्म हो गए। तो ठीक है, मैं आती हूं, फायदा उठाया तो वो तो साफ नजर आ रहा है। अब आप भी, अगर हमारी भी यही सियासत होती तो हम इनके साथ हाथ मिलाते और अपने जो 3.5 साल के बजाय 5 साल पूरे करते। फिर जिस तरह बारियां पहले लगती थी इसी तरह बारियां अब लगती, तो इस सियासत में फिर क्या तब्दीली आती? तो बड़ा गलत किया था 3 साल साथ में गवर्नमेंट को हटा के जो किया है ना, वो आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा फैसला था। आप कर देते थे 5 साल हुकूमत, तो आपको पता चलता इतने वोट भी नहीं मिलने थे। बहरहाल आगे चलते सर, मैं एडवोकेट साहब के पास चलूं। अवाम के ऊपर छोड़ दें, बजाय इसके कि चंद अफराद ये फैसले करते हैं। अगर अवाम को छोड़ दे तो आज ये हालात ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है इस मुल्क की जो अवाम है। ठीक है सर, आगे चलते मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, और बहुत सारी ऐसे जवाबात हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हम स्क्रीन पे भी नहीं कर सकते। आलमी सतह पे भी बहुत कुछ ऐसा है जो गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। आगे चलते हैं, एडवोकेट आमिर बर्ग साहब आपकी तरफ चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ रही है। कानूनी तौर पे जो सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, 2018 में भी हमने देखा कि सियासी तौर पे फैसले हुए जो कि गलत थे। ठीक है, उसमें इतनी बड़ी बड़ी सजाएं नहीं होनी चाहिए थी जैसे नवाज शरीफ साहब को हुई, और उसी का रोना वो रो रहे थे, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अभी मुझे कल देव देख रही थी कि इतने सालों बाद भी वो यही कह रहे थे, मुझे क्यों निकाला। एनीवे, अभी जो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस बन रहे हैं, इसमें भी हम देखते हैं कि बहुत से फ्लॉस मौजूद हैं। ये फ्लॉस क्या कानूनी माहिरीन को नजर नहीं आ रहे? ये खास तौर पे आपका तजिया क्या है कि छोड़े जा रहे हैं ताकि इस वालों को भी पकड़ के रखा जाए, इस वक्त हुकूमत वालों को कि भाई ये भी फ्लॉस बाकी हैं, तुमने कुछ किया तो ये वाले फ्लॉस हटा के इनको तो केसेस को हमें हटाना है। क्या समझते हैं आप इस वक्त? बिल्कुल आपकी बात सही है। जो भी ये जो ट्रायल हुआ है उसमें फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, ये तो फैक्ट है। और वो ट्रायल हुआ है कि जो तारीख में आज तक नहीं हुआ, इद्दत पीरियड का। इद्दत पीरियड में मैरिज जो है वो इरेगुलर होती है, इनवैलिड नहीं होती, इरेगुलर है। उस पर कोई पनिशमेंट किसी लॉ में है नहीं, मोहम्मदन लॉ में भी नहीं है। मैरिज इरेगुलर हो जाएगी, आपने इद्दत पीरियड में शादी कर ली, मैरिज इरेगुलर हो जाएगी, इनवैलिड नहीं होगी। मगर उस पर ट्रायल हुआ फर्स्ट टाइम, तारीख में फर्स्ट टाइम। और इस पे। हाँ, ये और सेकंड थिंग इज दिस कि फेयर अपॉर्चुनिटी 342 का स्टेटमेंट होता है जो मुल्जिम अपना पेश करता है कि मुझे क्यों इसमें इम्प्लीकेट किया गया है, क्यों मेरे खिलाफ विटनेसेस ने एविडेंस दिया है, वो भी फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। ये चीजें हैं, फ्लॉज हैं, पर
कोर्ट्स, सुपीरियर कोर्ट्स इसको देखेंगी, अपील्स पेंडिंग है, नीचे ट्रायल कोर्ट्स ने जो फ्लॉज किए हैं वो तो अपीलेट कोर्ट उसको मॉनिटर कर रही है उन चीज़ों को, वो अपील्स पेंडिंग है। अब उसमें क्या हमारे सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स आती हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि फिर जो 2018 के केसेस को हमने 2023 में हमें ख़त्म करना पड़ा, ख़त्म करना भी चाहिए था, मेरा ख्याल है कि किसी की भी लाइफ टाइम जो है वो इस तरह से सदा बेहतर नहीं है। आपको लगता है कि ये वाले जो केसेस हैं 2028 में हमें नज़र आएगा कि आहिस्ता 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 से जो ख़त्म हो रहे हैं, सब चीज़ों को ख़त्म करके वापस से धो दिला के अब हम चेयरमैन को सामने लेके आ जाएंगे? देखिए, जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो सुपीरियर कोर्ट्स करती हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अब उन्होंने इंटरप्रिटेशन की कि आर्टिकल 6 की इंटरप्रिटेशन की कि जी ताहयात पाबंदी गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा फैसला किया, किसी को आप मुकम्मल तौर पे ताहयात पाबंदी नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, ये आर्टिकल 4 के खिलाफ है, आर्टिकल 5 के खिलाफ है। ठीक है, आप पनिशमेंट का कोई क्राइटेरिया, कोई पीरियड रख दें, उस पीरियड के बाद वो इंसान जो है दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। तो इंटरप्रिटेशंस चल रही हैं, सब कुछ है वो। अब ये बात तो है ना कि आपको पता है जो गवर्नमेंट आती है उसकी कोशिश होती है कि वो केसेस बनाए, वो एजेंसीज को अपनी फेवर में यूज करे, फिर विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी बात है। और हमें तो ऐसी भी प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि जनाब हो सकता है 30 तारीख को जमानत ही हो जाए। और हमने देखा होगा, आपने देखा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने जब कहा कि मैं वजीर आज़म बनूंगा, सबसे पहला मेरा इकदाम यही होगा कि ये जो सियासी बुनियाद पर केसेस हैं, किसी के भी हैं, सबसे पहले उसको खत्म किया जाए। तो हमारे यंगस्टर्स ने इसको बहुत लाइक किया कि ये बहुत यंगस्टर ने लाइक बहुत किया, लेकिन कौमी असेंबली में सिर्फ 4 नौजवानों की जो है नुमाइंदगी, बड़ी हैरत की बात है। 68 आपका यूथ बैठा हुआ और 4 लोग अपनी असेंबली में लाके बिठा दिए। एनीवे, आगे चलते हैं। इकबाल खान साहब, आपकी तरफ आते हैं। सवाल का जवाब बीच में रह गया। पीटीआई की तरफ आप जाना चाहते थे और एक अच्छी, लोगों को भी उम्मीद थी कि पीटीआई और अगर पीपल्स पार्टी मिल जाते हैं तो एक अच्छी गवर्नमेंट बन सकती है। क्यों नहीं हो सका ऐसा? देखिए डॉक्टर सना, अभी मेरे दोस्त जो पीटीआई के बैठे थे, क्या नाम है इनका जो मौजूद थे आपके साथ? सर जावेद सिद्दीकी साहब हैं हमारे साथ। जावेद सिद्दीकी साहब, या तो ये बहुत सादा है या तो फिर ये बादशाह आदमी है, इनको पता नहीं है कुछ। देखिए, पता है बात क्या है डॉक्टर सना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मैंडेट को हमेशा तस्लीम करती है, बावजूद इसके कि हमारे सियासी इख्तलाफ अपनी जगह मौजूद हैं, रिजर्वेशंस होती हैं, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को इस मुल्क में मेजोरिटी सीट्स मिली, यानी कि सबसे ज्यादा सीट्स जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवारों की थी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए, उनके पास मेजोरिटी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने इलेक्शन कैंपेन में भी और इलेक्शन कैंपेन के बाद भी इस बात का इरादा किया था और आधा बार बार इस बात का इरादा किया था कि जिसके पास मेजोरिटी होगी हम उसके साथ गवर्नमेंट बनाने के लिए जाएंगे और हमारे बगैर गवर्नमेंट पाकिस्तान में नहीं बनेगी। अब यहाँ पर 2 बातें आपने समझनी है डॉक्टर सना, इसमें यहाँ पर एक मेजोरिटी तहरीक इंसाफ के पास थी और दूसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून थी और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन ऐसी थी, वो जिस तरफ जाएगी वो इक़्तिदार वहां बन जाएगा। तो पीपल्स पार्टी का जो रोल था वो इन दोनों के पास वोट ज्यादा होने के बावजूद भी कमजोर था, क्योंकि ये दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ इतने ज्यादा हाई पिच पर चली गई हैं कि वापसी के दरवाजे बंद इन्होंने किए हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मिजाज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बातचीत पर बिलीव करती है और सियासी जमातों में दरवाजे बंद करने पर यकीन नहीं रखती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब ये बात करते उससे पहले तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से ये आ गया, जनाब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो जाने का सोच फैसला कर ही नहीं सकते और ना नून लीग के साथ जाएंगे। जहां नून लीग दूसरी मेजोरिटी पार्टी थी, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दावत दी मुलाकात करने के लिए और उन्होंने हुकूमत बनाने के लिए साथ मांगा, जबकि तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में जाने का इरादा ही नहीं किया। अगर ये कोशिश करते, इन्होंने कोई संजीदा कोशिश नहीं की। अब ये भी पूछ लें इन्होंने संजीदा कोशिश क्यों नहीं की, चूंकि ये समझते हैं कि खान साहब अगर वजीर आजम होगा तो मुल्क है, वरना ये मुल्क नहीं है। खुदा ना खास्ता इस पर एटम बम गिरा दो, इसकी असम्बलियों को तोड़ दो, इस मुल्क में धरने दे दो, 9 मई जैसे वाकयात कर दो। चूंकि इमरान खान नहीं है इसलिए ये मुल्क नहीं चलना चाहिए। अब इनकी जो बेवकूफियां हैं, तहरीक इंसाफ की बेवकूफियां जो है वो पाकिस्तान को आज इस जगह पर लेकर आएंगे कि कल इन्होंने एक और बेवकूफी में अपना इजाफा किया, जो है अपना उसको IMF को खत लिखकर। तो देखें, यहाँ जो आपका सवाल है कि हम तहरीक इंसाफ के साथ क्यों नहीं गए, तहरीक इंसाफ मेजोरिटी में थी, हुकूमत बनाने की कोशिश कर सकती थी, उनका काम था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रुजू करते, ना वो रुजू किया उन्होंने, बल्कि रुजू करने के बजाय उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। तो भाई हम मरे नहीं जा रहे थे तहरीक इंसाफ के साथ,
इक़्तिदार बनाने के लिए। सर जावेद सिद्दीकी साहब ने कमेंट किया है वो मैं आपको बता दूं, शायद वो आपने सुना नहीं। वो ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि जी जनाब पुरानी बातें सब छोड़ दें, इसराफ वाली चीजें और सब कुछ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि हम एहतसाब का नारा पहले लगाते हैं। ये मुल्क है, ये मुल्क है, हमारे नून लीग के साथ इख्तलाफ थे, ये सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर कोई सियासी हरीफ थे तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, चेयरमैन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चेयरपर्सन ने जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया पाकिस्तान की तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर कि ठीक है हम डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे, तो फिर वो ताकतें जो डेमोक्रेसी, ये दोनों जो इनके काबू से बाहर निकलती जा रही थी, उन्होंने एक तीसरी कुव्वत को जन्म दिया जिसका नाम तहरीक इंसाफ था। उसके बाद 2011 के बाद तहरीक इंसाफ का एक नया पुनर्जन्म हुआ, जिसके बाद जनाब अल्लाह तहरीक इंसाफ जो है 2013 में नजर आई और फिर 2018 में नजर आई। इन्होंने एक बात कही, तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी जो है सुकड़कर सिंध तक महदूद हो गई। तो मैं मेरे भाई की नॉलेज में इजाफा करता चलूं और ये दुआ भी दे रहा हूं साथ कि खुदा ना करे खान साहब को कोई जेल में फांसी दे दे। ये दुआ है मेरी आपके लिए। खुदा ना करे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह कोई आपको गोली या बम से ना उड़ा दे। खुदा ना करे कोई शाहनवाज भुट्टो की तरह आपको जहर ना दे दे। खुदा ना करे मीर मुर्तजा की भुट्टो की तरह कराची की सड़कों पर आपकी क़यादत का कोई कत्ल ना करे। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी पार्टी कितनी महदूद रह गई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का हाल आपने अल्ताफ हुसैन का बगैर देख लिया। अभी तो आपने कुछ महीनों की जेल काटी है तो आपके तवे गर्म हो गए। वो यहाँ 12-12 साल वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कई बार जेलें काटी है। आमिराना ताकतों का मुकाबला किया है, आपकी तो रड़ियां निकल गई। आप कहते थे जनाब अली कि जो थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी, दो चीजें बोलूंगी। एक तो ये कि जो जेल में इस वक्त मौजूद है कैदी नंबर 804, उसकी भी हिम्मत की तो दाद दे दीजिए कि बड़े सुकून से वो वहां पे मौजूद है। दूसरी बात ये कि पार्टी ने सर मैं आगे बात करती हूँ, दो बातें। दूसरी बात ये है कि जो जितना भी सिनेरियो इस वक्त हमें नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लगता था कि ठीक है तहरीक इंसाफ से गलतियां हुई हैं, लेकिन इस वक्त जिस सियासी भट्टी में वो पकी है, अब मजीद बेहतर फैसले भी हमारे पास आएंगे और एक अच्छी पार्टी हमारे सामने नजर आएगी। मेरा ये जाती ख्याल था। लेकिन अभी 2 दिन से जो मैं चीजें देख रही हूँ असेंबली की कार्रवाइयां, ये मुझे कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या डॉक्टर सना, पीपल्स तहरीक इंसाफ में ना कोई तब्दीली आई है, ना कोई तब्दीली आएगी, ना इनके रवैये बदलेंगे, क्योंकि ये समझने से बालाए ताक है, ये समझना चाहते ही नहीं है। इनकी सियासी बेवकूफियों ने पाकिस्तान को इस नैच पर पहुंचाया। ये मानना पड़ेगा सारी दुनिया को। इनसे किसने कहा था? देखिए हम पर लानतान हुआ 2017 में, जब भी धरना देने बैठ गए 126 दिन का। हमें कहा जी, हमने कहा पार्लियामान में आके बैठ के बात करें, पार्लियामान को मजबूत करें। इन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून की बी टीम बन गई। वो खुदा के लिए भाई, आप जब पंजाब की असेंबली तोड़ने जा रहे थे तो हमने आपसे कहा मत तोड़े। आप जब केपी तोड़ने जा रहे थे तो हमने आपसे कहा ना तोड़े। खुदा के लिए आपने इस मुल्क को आईनी बहरान में डाल दिया। ये आपको सियासत आती नहीं, सियासत का सीन भी इनको नहीं पता और अब आप जीत गए। ठीक है, एक पॉपुलर बयानिया बनाया, इनको मजलूम बना दिया गया। इतना मजलूम बना दिया गया कि इलेक्शन से 3 दिन पहले 3 केसों के फैसले दे दिए गए। मैं तो कहता हूँ सॉरी, मैं तो कहता हूँ तो ब्रेक ले लें ताकि मैं बोलूं, मैं इनका जवाब दूं। आपकी बारी में बोलिएगा, आपकी बारी में बोलिएगा। असल में टाइम खत्म हो जाएगा, जब तक आप बोलेंगे टाइम खत्म हो जाएगा। अभी है अच्छा, क्योंकि कराची की सियासत में बात करनी है। आपका ये प्रॉब्लम है। जी नहीं, आपने अपने बयान कर दिया तो कुछ आप बोलिएगा अपनी बारी में। मैंने सुना है, आपको तसल्ली से सुना है। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, आपका कसूर नहीं है। अरे सर, ये तो जातियात पे हो गया सर। चले कोई मसला नहीं है, लोगों का सबका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये बर्दाश्त नहीं है इनके अंदर। असल में आपके बयानिए को जब बोला नहीं करूंगा, इनके बीच में नहीं आऊंगा मैं। ओके 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 ओके, चलिए इकबाल खान साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ। उसके बाद जो हम बात करेंगे ना, वो हम कराची की सियासत पे स्पेशली बात करेंगे। जावेद सिद्दीकी साहब बात कीजिएगा। अच्छा, अक्सर और बेशतर आपने सुना होगा कि जरदारी साहब की जेल का जिक्र होता है कि जी वो 12 साल जेल में रहे या 10 साल या 11 साल, जो भी XYZ। तो कौन सी जेल में रहे? जेल से अस्पताल, और अस्पताल में जिस तरह रहे तो उसमें खबरों के एडिटर ने एक दफ़ा इंकशाफ किया था कि जब मैं अस्पताल में उनसे मिलने गया तो मुझे अस्पताल के बजाय पीछे एक बंगला था, वहाँ उनसे मुलाकात करवाई गई। तो सिंध की जेल में जहाँ आपकी हुकूमत थी, जहाँ आपका पावर था, वहाँ आपको रखा गया और उस वक्त जो पार्टी थी उसके साथ आपका बिल्कुल इश्तराक था। और सबको पता है कि जो नून लीग की और पीपल्स पार्टी की आपस में जो लड़ाइयाँ चलती थी वो भी दिखावे की थी। और जैसे ही PTI मैदान में उतरी तो आपने देखा कि PDM के नाम से सारी जमातों ने इत्तेहाद कर लिया
तो मसला ये है कि आप भी अपोजिशन में किरदार करें, जिस तरह 1.5 साल इसने पीटीआई ने किया। भाई अपोजिशन में बैठने से आपको क्यों कतराते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि गवर्नमेंट में ही रहे हम? आपने पिछले 1.5 साल में यही कह के कि जनाब पीटीआई ने ये कर दिया, 3.5 साल में वो कर दिया। आपने 1.5 साल, आप 1.5 साल जब हुकूमत में रहे तो फिर आपने आज मुल्क को कहां पहुंचा दिया? तो कहने का मकसद ये है कि ये जो पुरानी बातें ये सबको पता है। जावेद सिद्दीकी साहब, मुझे एक टेक्निकल बात का जवाब दें। अगर ये पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठने के लिए तैयार हो जाती तो हुकूमत कौन बनाता, कैसे हुकूमत बनती? पाकिस्तान को स्टेबल तो करना था, IMF के किसका भी मसला है। धांधली, आप अवामी राय का एहतराम करें और जो मैंडेट है उसको दें और उसके बाद अगले इलेक्शन में अवाम फैसला करे कि जनाब इनकी दौरे हुकूमत अच्छी थी या बुरी। अब आपने पिछली जगह 3.5 साल में जब आपने रिजीम चेंज का मरहला आया और यही कहा गया कि जनाब पीटीआई ने 3.5 साल में मुल्क को ये कर दिया, मुल्क को वो कर दिया, जबकि उसमें FATF और कोरोना भी शामिल था। फिर उसके बाद जब 1.5 साल की हुकूमत जब PDM की आई, जिसमें पीपल्स पार्टी बशमूल पीपल्स पार्टी और जो 13 जमातें थी, उसके बाद जो उन्होंने इस मुल्क का हाल किया वो भी आपके सामने। मतलब आप इतने दावे करके आते हैं इलेक्शनों में और उसके बाद आपका रिजल्ट क्या होता है? उसके बाद नए इलेक्शन में फिर आप नए दावे करते हैं और फिर आप नए पाकिस्तान को। तो ये 40 साल से ये सियासत अवाम देख रही है। और आज जो पब्लिक निकली थी अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क, पाकिस्तानी जो वोटिंग वाले दिन इतने एक्टिव थे, उसकी वजह यही थी कि वो अब इन सारे जो कहना चाहिए कि ड्रामे या जो नूरा कुश्ती है वो उसको समझ गए। और यही वजह थी कि पीटीआई को मैंडेट मिला। लेकिन क्योंकि आप के और जो इलेक्शन कमीशन और जो दूसरी जो मैनेज के थे करने के, उन्होंने आपको जितवा दिया। वरना हकीकत पूरा दुनिया जानती है कि कौन जीता कौन हारा। केपी के देखें आप केपी का भी करवा लें अगर आप चाहते हैं। जिस तरह हम फॉर्म 45 लेके घूम रहे हैं अपने, इसी तरह आपके जो जीते हुए वो भी फॉर्म 45 केपी में पेश करें कि जी हम जीत गए थे, हमें हरवाया गया। आप भी वही अमल करें। मुझे हैरत इस बात पे कि केपी में धांधली नहीं हुई, बाकी नहीं तो केपी में आप केपी में कराची जिस तरह पूरे पाकिस्तान में पीटीआई वाले फॉर्म 45 दे रहे हैं, इसी तरह कुछ सीटों में पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं हुई ना। आप भी फॉर्म 45 पेश करें इलेक्शन वाले दिन। देखिए इलेक्शन के दिन जो रिजल्ट आता है, जो तकरीबन तमाम जमातों में मिलता है, जो फॉर्म 45 कहलाता है, वही असल रिजल्ट होता है और वही रिजल्ट 47 में आना चाहिए। देखिए अब आवाम को इतना शऊर आ गया है कि चले मैं इकबाल खान की तरफ चलती हूँ सर। प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो आखिरी मराहिल में जा रहा है। मेरे साथ बात सिर्फ 10 मिनट है। मैं इकबाल खान साहब को की तरफ पहले जाना चाहूंगी। इकबाल खान साहब, कराची की सूरत हाल पे आते हैं। कराची में काफी शिकायत हैं, काफी धांधली भी हुई है और ये ऑन रिकॉर्ड बात है। कुछ चीज़ें तो हम प्रोग्राम्स में कहते आए थे, कल एक ऑडियो लीक भी होती है, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब उसको जी आके बात भी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं अब उस पर कोई जुमला नहीं कहना चाहती, आप ओवरऑल उस पर क्या देखते हैं, क्या इस सूरत हाल पे क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जब भी मैं आपके प्रोग्राम में होता हूँ आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि बात वो की जाए जो बात जिसमें कोई सदाकत हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं स्पेसिफिक कराची की बात नहीं करूंगा। इलेक्शन पूरे मुल्क में जो है वो ऐसा हुआ है कि जिसको मानने के लिए कोई सियासी जमात तैयार नहीं है। जो जीते हैं वो भी तैयार नहीं है, जो हारे वो भी तैयार नहीं है। हाँ, कराची में हम समझते हैं कि ज्यादा चोरी चकारी हुई है बाकी पाकिस्तान के मुकाबले में, और मैंडेट जो है वो चुराया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम ये कहें कि अगर मौलाना फजलुर रहमान, जिनके पास अभी भी तहरीक इंसाफ का वफद जाके बैठा है, तो वो मौलाना फजलुर रहमान अगर एहतजाज कर रहे हैं केपी में, तो वो किसके खिलाफ कर रहे हैं? तो वो क्या तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं कर रहे? वो ये नहीं कर रहे कि केपी में इलेक्शन को चोरी हुआ। तो केपी में इलेक्शन अगर ये जीते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस थी। सिंध में पीपल्स पार्टी जीती है तो धांधली थी। अगर नून लीग पंजाब में इलेक्शन में इनका मुकाबला नून लीग के था, हम समझते हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी कमजोर थी। हम भी कहते हैं कि साउथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी छीना, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी की सीटों पर डाका डाला गया है। इसी तरह कुछ सीटों पर बलूचिस्तान में कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और कैंडिडेट जो है वो एहतजाजी धरने में बैठे थे। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में होने वाला इलेक्शन जो है, इसमें कोई एक सियासी जमात जो ये कहे कि इलेक्शन मुनसिफाना हुआ तो मुझे नजर नहीं आती। चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, सिवाय मुत्तहिदा कौमी मोमिन के जो ये समझते हैं कि उनको खुद भी ख्याल नहीं है कि वो बातें दावे 15 सीटों के करे थे कि 17 कैसे हो गई, वो आज तक इस पर भी अपने आप को जो है वो गौरतलब मीटिंग्स में जो है वो इसका इजहार करते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
मैंने आपको 97 के इलेक्शन का डॉक्टर सना जिक्र किया कि 17 सीटें बेनजीर भुट्टो की हयाती में, मौजूदगी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 17 सीटों तक महदूद कर दिया गया। क्या उससे बड़ा धांधला कोई हो सकता है? लेकिन जवाब क्या था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? जवाब ये था कि आप जो भी करें हम पार्लियामान को मजबूत करेंगे और हमने अपना किरदार। सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी क्योंकि प्रोग्राम आखिरी मराइल में कुछ वक्त है। मैं स्पेशली एक बात का आपसे जवाब चाहती हूँ। इस वक्त जो है कराची में मुत्तहिदा कौमी ये जो MQM है वो इस वक्त मौजूद है और दूसरी तरफ MQM मुस्तकिल आप पे तनकीद भी करती है। इस तरह से कैसे मुमकिन होगा कि कराची की स्पेशली हम डेवलपमेंट की बात करें, अगर पीपल्स पार्टी से राब्ता एक बड़ी जमात का नहीं हो पाता जो कि कराची में सीटें लेके बैठी हुई है, तो किस तरह से कराची के मसाइल हल होंगे? और कल हम एक बड़ा डिजास्टर देखने जा रहे हैं। मौसम की सूरत हाल जो हमें बता रही है, एक कराची वालों के साथ एक बम फटने वाला है कि जनाब ये क्या होगा मौसम की सूरत हाल के साथ जो होता है, कराची के मसाइल कैसे हल होंगे? डॉक्टर सना, मैं आपको हमेशा एक बात करता हूँ कि बदकिस्मती है इस शहर की कि ये शहर बदकिस्मती से पैरेलल चलता है। पैरेलल कैसे चलता है कि देखिए, इस सूबे में हुकूमत एक सियासी जमात की होती है, पता लगता है इस सूबे की, इस शहर कराची की कौमी असम्बली की नशिस्तें कोई और ले जाता है। देखिए, अगर हम यूं देखें 2018 वाले इलेक्शन में सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, फेडरल में हम अपोजिशन में बैठे थे और तहरीक इंसाफ को शहर की सीटें दे दी गई थी। और उस वक्त भी यकीन कीजिएगा डॉक्टर सना, मैं खुद एक कौमी असम्बली का कैंडिडेट था और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि जिस सीट पर मैं था वो हम जीते थे। लेकिन बावजूद इसके, जहां तहरीक इंसाफ के पास एक काउंसलर नहीं था, वो सीट उठा ली गई। वहां के तमाम काउंसलर हमारे पास थे, वहां के यूसी चेयरमैन हमारे पास थे। तो बिल्कुल इसी तरह इस शहर का मैंडेट 2018 में तहरीक इंसाफ की झोली में डाल दिया गया था। इस बार इस शहर का मैंडेट जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की झोली में डाल दिया गया है। तो इस शहर को पैरेलल रखा जाता है। वो कौन सी ताकत है? मैं इस शहर को बेचारा शहर इसलिए कहता हूं कि सूबे में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है और इस शहर को मुतनाज़ा रखने के लिए, इसको डिस्टेबलाइज रखने के लिए इसका जो जेन्युइन मैंडेट है वो इधर राइट लेफ्ट कर दिया जाता है और इस शहर में ये मसाइल हमेशा रहते हैं। तो हमारी तो ख्वाहिश है और हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी दावत देते हैं, खुदा के लिए, इस सूबे की तरक्की के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध को मजबूत करें। बहुत शुक्रिया इकबाल खान साहब, आपको मौका पाया, बड़ा पॉजिटिव बात आपने की और मिल के काम करना चाहिए। मैं आपसे बात करूंगी सर, पहले काफ़ी देर से खामोश विर्क साहब बैठे हैं। विर्क साहब, कराची की स्पेशली सूरत हाल, कराची वाले, और इस वक्त हम समझते थे कि चोरी चकारी भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अचानक से एक गैंग भी सरगर्म हमें नज़र आ रहा है, चोरी चकारी भी उरूज पे है। क्या समझते हैं किस तरह से मसले हल होंगे, जबकि इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी से मिलने के लिए भी तैयार नहीं है? क्या समझते हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब ये दोनों गवर्नमेंट आपस में एक दूसरे से ये तनाज़ात करती रहेंगी तो अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। दोनों पार्टीज़ को जो है वो मुल्क को, सूबे को देखना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना चाहिए, आवाम के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आवाम के वोट से आए हैं। अब मैंडेट असली था या जाली था, अब आ गया। अब आवाम की जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, आवाम को देनी चाहिए, क्योंकि आवाम इनको लेके आई है। कुछ तो आवाम ने इनको दिए होंगे, ये कहते हैं उनका जाली है, वो कहते हैं इनके जाली हैं, आ गई। अब आवाम का सोचें, दोनों कोलैबोरेशन करके पॉजिटिव थिंकिंग में आवाम को फैसिलिटी दें, आवाम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, आवाम के लिए पानी साफ़ करें। 70 साल हो गए हैं, पानी भी साफ़ नहीं है यहाँ। आप देखें, पानी कहीं मुहैया ही नहीं है, कहीं साफ़ नहीं है। तो बाकी तो ये बहुत आगे की चीज़ें हैं जो अभी तक मिसाइल हल ही नहीं हो सके। आपकी तरफ आते हैं, जावेद सिद्दीकी साहब कराची के हवाले से बात करना चाहते हैं। देखिए, कराची अभी जैसे सांदा साहब ने कहा, इकबाल सांदा साहब ने कहा कि पूरे मुल्क के और इसकी और कौमी पार्टी, मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी के जितने भी अब तक जो भी प्रोग्राम हुए, मैंने एक बात पूछी, आप मुझे बताएं सिंध का कौन सा शहर है जो आपने मिसाली बना दिया? क्योंकि यहाँ पे तो आप 40 साल से हैं, MQM और आप पार्टनरशिप में थे, बल्दिया उनके पास थी, सिंध गवर्नमेंट आपके पास होती थी। आप 2018 का रोना रहते हैं, 3.5 साल का रोना रहते हैं। आपने 40 साल में कोई सिंध का जो यानी कराची जैसा शहर जो रेवेन्यू देने वाला शहर है, उसकी भी आज आप हालत देखें, और वहाँ पे जो करप्शन और जो चोरी चकारी लूट मार, यानी अब बच्चे, स्कूल के बच्चे तक महफूज नहीं है। तो आप अपने सिंध के एक शहर को बना नहीं सके, आप पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं। और आप जब, क्योंकि PTI इसीलिए नहीं मिलती कि आप अपनी कोई मिसाल तो दें 40 साल की कि आपने कोई एक शहर सेफ सिटी, कराची सेफ सिटी कब से बन रहा है? आप देखें, बल्दिया लाहौर में भी है, लाहौर आज कहाँ पे है,
इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, या और जो दूसरे शहर है, और कराची जो रेवेन्यू देने वाला शहर है जिसपे आप दोनों, यानी यहाँ पे अपोजिशन भी नहीं थी। अच्छा, जहां तक खैबर पख्तूनख्वा में की बात करते हैं, तो जिस तरह पीटीआई फॉर्म 45 पेश कर रही है, दूसरी जमातें भी तो पेश करें ना कि जी फॉर्म 45 के तहत हम जीते हैं। ये सिर्फ पीटीआई के सर, मैं कराची तक महदूद रहना चाहती हूँ, लेकिन क्या आप इस तो बात से इनकार करते हैं कोई भी अच्छा काम करे, चाहे शहबाज शरीफ, मैं एक बात करूँ, शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में काम किया था जब वो वजीर आला थे, आप पंजाब में काम किया था, इनकार नहीं किया जा सकता। आपने अगर केपी में काम किया था, इनकार नहीं किया जा सकता। इस वक्त पीपल्स पार्टी मैं देख रही हूँ कि 2 सालों से कराची में काम कर रही है और सेंटर में तो बड़ा अच्छा काम किया था, उसके बावजूद भी उसको सीट नहीं मिली है। लेकिन आप क्या इस बात को मानते हैं कि कराची पे तवज्जो दी जा रही है अब पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखें, अब हवा का रुख चेंज हो गया है। अब ये चाहे जितने लिबादे ओढ़ ले, जितने अच्छे बन जाए, लेकिन अवाम इनके साथ नहीं है। ये अवाम ने फैसला दे दिया है कि ना वो पीपल्स पार्टी के साथ है, ना वो एमकेएम के साथ है। इसलिए कि अवाम अब देखें, पहले उसके पास चॉइस नहीं थी। पहले सारी पार्टियां आपस में लड़ती भी थी, इत्तेहाद भी करती थी और यही दावे करती थी हर इलेक्शन में, और अब उन्हें एक चॉइस मिल गई और उन्होंने वो उसको वोट दिया। आप देखें, बैरून मुल्क पाकिस्तान से लोग वोट डालने आए, अंदरूनी मुल्क पाकिस्तान। आपने देखा वो पोलिंग स्टेशनों पे आपने भी विजिट किया होगा यकीनन, कि सुबह से लेकर शाम तक पोलिंग स्टेशनों पे रश था, और वक्त खत्म होने के बाद भी मतलब आप कहना चाहते हैं कि हवाओं का रुख बदल चुका है, अवाम आपके साथ है, अब जो है आप जितने लिबादे ओढ़ लें, जिसके जितने मास्क लगा लें अच्छे, लेकिन अब अवाम आपके ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, लेकिन एक कमेंट मैं करूंगी आपके ऊपर। बिल्कुल, आप करें। इस वक्त अगर पीटीआई को बहुत सारी शिकायत है, लेकिन पीटीआई की मैं समझती हूँ कामयाबी है बहुत बड़ी। 2028 इलेक्शंस में भी होगी या आगे कोई भी इलेक्शंस कभी भी होते हैं, तो बड़ी कामयाबी यूं है कि एक बड़ी सियासी जमात के तौर पे वो इस वक्त मजीद अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेगी। ये एक पॉजिटिव साइन है। इस पे लोगों को नाउमीद नहीं होना चाहिए कि एक बड़ी पार्टी आपके सामने आगे मौजूद है, और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में अभी से आपको तवज्जो देने की जरूरत है। अब पीछे वाली चीजों को भुला देना चाहिए। फिर सब आपकी तरफ आएंगे, लास्ट कमेंट आपसे मैं लूंगी। आपने कहा कि तमाम जमातों को मिलके साथ रहने की जरूरत है। कराची के हवाले से दुआ ही दे दें सर। दुआ यही है कि बस अल्लाह ताला इनके ज़हनों में डालें कि अवाम के मसाइल को ये सबसे पहले रखें, अवाम के मसाइल को पहले रखें। आपस के झगड़े, आपस के तनाज़ा तो होते रहेंगे। अब इलेक्टो के आगे हैं, पहले कराची पहले है, सिंध पहले है, अवाम पहले है, इनको देखें। जी बिल्कुल, ठीक है। बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीकी साहब, इकबाल खान साहब, एडवोकेट आमिर भट्ट साहब। सर बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे भी मैं प्रोग्राम में मुलाकात करूंगी और बात करेंगे। कल की जो मौसम की सूरत हाल है, तमाम लोगों से कहूंगी कि अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। चाहे हुकूमतें कुछ भी कर रही हों, जो भी हो, लेकिन आप अपनी और अपने महल्लों की और अपने लोगों की, तमाम लोगों की हिफाजत करें। कहीं कोई रुकावट है, कहीं पानी रुकने की जगह है, कहीं आप समझते हैं कि पानी रुक सकता है, तो पहले उन रुकावटों को ठीक कर दें। कहीं नाले, कहीं गड़े पड़े हुए हैं तो उसको आप कवर कर लें ताकि दूसरों को परेशानी ना हो, या जहां से पानी गुजर सकता है उसको आप हटा के सही कर सकते हैं तो अभी से ही कर ले ताकि मसला ना हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।